आपके? वो सारे लोग कर रहे हैं अभी कंटिन्यू क्लास? यस यस सर। सर। कर रहे हैं ना सभी क्लासेस? ओके। एंड इधर से शिवम और बिहार से अविनाश। अविनाश है क्लास में? ओके, आज नहीं है, कल। ठीक है, चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज आपकी क्लास में अपन जो है क्लासिफिकेशन या बेसिक ऑफ टेम्परेट में लास्ट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जो कि है क्या, बर्ड डोरमेंसी। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है एक्चुअली। ये चीज अभी तक आपने जितनी पढ़ी है, अभी तक जितना हमने क्लासिफिकेशन किया है, थोड़ा थोड़ा करके लगभग चीजें हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली है। पर ठीक है, इसको एक बार और अपन समझते हैं। तो सबसे पहले आता है आपका बर्ड क्या होता है। तो हमको क्या पता है बर्ड बर्ड क्या होता है? बर्ड वो ऑर्गन होता है प्लांट में, या वो पार्ट होता है जिससे लगभग चीजें डेवलप होती हैं, चाहे वो लीफ हो, चाहे वो फ्लावर हो, चाहे वो कोई भी पार्ट, प्लांट पार्ट हो, स्टेम हो। हर एक चीज किससे डेवलप होता है? बर्ड से। अगर लीफ डेवलप होने वाला बर्ड है तो उसे हम वेजिटेटिव बर्ड कहते हैं। हमने पढ़ा था बर्ड भी दो प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है वेजिटेटिव बर्ड, जो केवल और केवल वेजिटेटिव पार्ट जैसे कि लीफ, शूट, इनका डेवलपमेंट करें। दूसरा एक हमने पढ़ा था क्या, रिप्रोडक्टिव बर्ड, ऐसे बर्ड जो कि फ्लावर्स का डेवलपमेंट करते हैं। और एक तीसरा हमने पढ़ा था मिक्स्ड बर्ड। ये ऐसे बर्ड होते हैं जो कि लीफ का भी फॉर्म, मतलब वेजिटेटिव वेजिटेटिव स्ट्रक्चर का भी फॉर्मेशन कर सकते हैं, साथ में रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर का भी फॉर्मेशन कर सकते हैं। इस प्रकार से तीन अलग अलग प्रकार के बर्ड होते हैं। अल्टीमेटली प्लांट में आपको जो भी ग्रोथ दिखता है, जहां पे भी एक नया ऑर्गन या नया प्लांट पार्ट डेवलप होता नजर आता है, वो ग्रो किससे होता है? तो वो ग्रो होता है कहीं ना कहीं किसी न किसी बर्ड से। वो बर्ड भले वेजिटेटिव हो सकता है, रिप्रोडक्टिव हो सकता है, या मिक्स्ड हो सकता है। ये चीज क्लियर है आप सभी लोगों को? यस सर। यस। हम्म। अब अगर मैं मिक्स्ड बर्ड की बात करूं, तो मिक्स्ड बर्ड के एक आध एग्जांपल याद है आप लोगों को? पोमोइडी सर। किसमें किसमें? पोमोइडी सब फैमिली। पोमोइडी। पोमोइडी के जितने भी क्रॉप है उसमें मिक्स्ड बर्ड पाया जाता है, जैसे कि एप्पल, पियर, क्वींस क्वींस और लोक्वाट। हमने पढ़ा था इन सभी में टर्मिनल मिक्स्ड बर्ड पाया जाता है करके। अभी आप जब क्रॉप पढ़ते जाओगे तो चीजें और क्लियर होती जाएंगी। तो इन सभी में क्या पाया जाता है? टर्मिनल मिक्स्ड बर्ड। ठीक है, ये चीज क्लियर है सभी लोगों को? यस। यस सर। दूसरा, इसके अलावा हमने और कौन सा क्रॉप देखा था? वॉलनट, जुगलैंडेसी पीकानट। फैमिली। याद है मैंने एक डायग्राम बना के दिखाया था, एक्सटेंड होता है, इसके पास एक्सटेंड होके करंट सीजन ग्रोथ बना के इसमें फ्लावर बनाने का भी ऑप्शन होता है, या फिर ये वेजिटेटिव स्ट्रक्चर भी बना सकता है। याद है एक दिन अपन ने डिस्कस किया था इसके ऊपर। तो अभी ठीक है, क्रॉप आएगा तो और क्लियर होगा। वॉलनट और पीकानट, ये जो दो क्रॉप है, इनके पास भी ये ऑप्शन रहता है कि ये क्या कर सकता है आपका इनके पास भी मतलब मिक्स्ड बर्ड होता है। तो मिक्स्ड बर्ड के ये 6 क्रॉप याद रखना। अगर कहीं पे आपको कोई परेशान करने के लिए क्वेश्चन पूछना चाहे तो ये एक क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो हमको एक बर्ड के बारे में एक बेसिक आइडिया क्या हुआ कि बर्ड एक ऐसा ऑर्गन होता है जिससे प्लांट के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स डेवलप होते हैं। जनरली जो नोड्स होते हैं ना, नोड्स प्लांट के अंदर, जैसे ये प्लांट में स्टेम जा रहा है तो ये जो नोड्स होते हैं, यहीं पे आपके बर्ड जो है मौजूद होते हैं। कुछ रिप्रोडक्टिव बर्ड भी होंगे, कुछ वेजिटेटिव बर्ड भी होंगे, हो सकता है मिक्स्ड बर्ड भी हो। बर्ड भी दो सर प्रकार के लास्ट होते लाइन को हैं। थ्रो पर आना तो सर। क्या बोल रहे हैं? अच्छा, ठीक है। बर्ड भी दो तीन प्रकार के होते हैं, सिंपल बर्ड होते हैं, कंपाउंड बर्ड होते हैं। तो अलग अलग देख देख के अलग अलग प्रकार के बर्ड आपके मौजूद होते हैं प्लांट में, जो कि प्लांट के डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं। तो बर्ड क्लियर है आप लोगों को? यस सर। यस। ओके। अब देखो, बर्ड, ये लिख लिया सभी लोग? यस सर। यस सर। हो गया। यस सर। अब सर आफ्टर बर्ड हम, हाँ बोलिए। सर वॉलनट और पिकानट में भी टर्मिनल मिक्स बॉडी रहता है। हाँ, उसमें मिक्स्ड बर्ड होता है, टर्मिनल पॉइंट पे तो होता ही है, और दूसरी जगह पे होता है कि नहीं होता है वो मैं एकदम श्योर नहीं हूँ, बट हाँ, टर्मिनल मिक्स्ड बर्ड तो उसमें होता ही है। तो आप मिक्स्ड बर्ड याद रखिए, टर्मिनल वर्ड को हटा दीजिए। अगर टर्मिनल मिक्स्ड बर्ड भी पूछता है तो भी आप टिक कर सकते हो, टर्मिनल पोर्शन में तो होता ही है। लेटरल में है कि नहीं है वो मुझे एक बार चेक करना पड़ेगा, जहां तक सर टर्मिनल मिक्स्ड स्लाइड बर्ड एक की बार है। दिखाइएगा। ठीक है, ये माइक ऑफ कर लीजिए जिनके साइड से आवाज आ रहा है। ठीक, तो हमको बर्ड समझ में आ गया, सभी लोगों को बर्ड क्लियर है? यस सर। ओके। यस सर।
सेकंड आता है जिसे हम कहते हैं डोरमेंसी। डोरमेंसी क्या होता है? तो भाई आप सभी लोगों को पता होगा कि डोरमेंसी मतलब क्या होता है कि अगर हमको कोई एक सीड है या कोई एक बड है, यहाँ पे फेवरेबल कंडीशन मौजूद है, एनवायरमेंट में फेवरेबल कंडीशन मौजूद है, मतलब पानी अवेलेबल है, ह्यूमिडिटी अवेलेबल है, सॉइल अवेलेबल है, जो भी उसको ग्रोथ के लिए चाहिए वो सारी चीजें अवेलेबल है। फिर भी अगर ये सीड जो है ग्रो नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर, या ये बर्ड अगर ग्रो नहीं कर पा रहा है, तो इसके अंदर क्या है? डोरमेंसी। तो डोरमेंसी क्या होता है? डोरमेंसी प्लांट में एक ऐसा स्टेज होता है जिसमें फेवरेबल कंडीशन होने के बावजूद भी वो ग्रोथ नहीं कर सकता। अनफेवरेबल में तो डेफिनेटली नहीं करेगा, फेवरेबल में भी नहीं करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? डोरमेंसी। इनकी कुछ रिक्वायरमेंट होती है, कुछ मांगे होती हैं, जो अगर पूरी हो जाए तभी ये जो है वो अपना ग्रोथ करता है। और आपको पता है कि ये मांगे या ये डोरमेंसी भविष्य में आने वाले खतरे को नजर में रखते हुए पौधा रखता है। जैसा कि हमने देखा था, अगर पौधा जो है चिलिंग रिक्वायरमेंट नहीं रखेगा तो क्या दिक्कत होगा? अगर नष्ट हो पौधा जाएगा। चिलिंग रिक्वायरमेंट नहीं रखेगा तो बीच में गर्माहट आएगी, वो ग्रोथ कर लेगा और पौधा मर जाएगा। तो भविष्य में आने वाले खतरे को देखते हुए वो अपना डोरमेंसी रखा था, है ना? यस सर। ओके। तो डोरमेंसी क्या होता है? इस प्रकार की चीजें होती हैं। अब एक और चीज आप लोग याद रखेंगे डोरमेंसी के बारे में, एक डेफिनेशन लिखिए इसका। टेम्पररी सस्पेंशन ऑफ विजिबल ग्रोथ ऑफ एनी प्लांट स्ट्रक्चर कंटेनिंग मेरिस्टेम। ये लिख लीजिए, एकदम क्लियर लिखा हुआ है, इसको फटाक से लिखिए, फिर मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। जया, आप अभी लास्ट क्लास से कुछ रेगुलर हो या नहीं हो? आप अभी रेगुलरली कर रहे हैं क्लास? नहीं हूँ सर। कर रहे हैं ना? ठीक। सर अजय प्लांट के आगे क्या लिखा? प्लांट स्ट्रक्चर कंटेनिंग मेरिस्टेम। ओके सर। हो गया सभी लोगों का? यस सर। ओके, अब देखिए यहां पे एक लिखा है टेम्पररी सस्पेंशन ऑफ विजिबल ग्रोथ। तो होता क्या है, हम कैसे कहते हैं कि एक सीड डोरमेंट है या एक बड डोरमेंट है? हम क्यों कह देते हैं? क्योंकि हमको इस बड के बाहर कोई ऐसा ग्रोथ आते हुए नजर नहीं आता, हमको इस सीड से कोई जर्मिनेशन आते हुए नजर नहीं आता। तो कभी भी हम सीड को डोरमेंट कब कहते हैं? जब उसके अंदर कोई ग्रोथ हमको दिखती नहीं है। बट इसका ये मतलब नहीं कि सीड के अंदर या बड के अंदर कोई ग्रोथ नहीं हो रही है। आप लोग इस चीज को जान के शायद शॉक्ड हो कि जब टेम्परेट क्लाइमेट में नवंबर से फरवरी के बीच में डोरमेंसी होता है, इस बीच में प्लांट में कोई एक्टिविटी नहीं होती है कहते हैं, फिर भी जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, उसका जो प्रीमोडियम होता है ना अंदर में, जो जैसे नवजात शिशु माँ के पेट के अंदर डेवलप होता है ना, वैसे ही उसका प्रीमोडियम जो है ना ठंड के सीजन में ही डेवलप होता है। तो ये कहने की बात है कि कोई ग्रोथ नहीं होती है। डेफिनेटली एक्सटर्नली अगर आप देखोगे बाहर से तो विजिबल ग्रोथ आपको बिल्कुल नजर नहीं आएगी, पर अंदर में कुछ ना कुछ ग्रोथ एक्टिविटी चलती रहती है, ठीक है, बहुत स्लो स्पीड में। तो ये क्या होता है? टेम्परेरी सस्पेंशन ऑफ विजिबल ग्रोथ ऑफ एनी प्लांट स्ट्रक्चर। कोई भी प्लांट स्ट्रक्चर का अगर ग्रोथ में जो कि हमको दिखाई दे उसमें अगर सस्पेंशन आ जाए, वो अगर ग्रोथ रुक जाए, तो उसे हम क्या कहेंगे? डोरमेंसी कहेंगे, फेवरेबल कंडीशन होने के बावजूद भी। ये चीज समझ में आई आप सभी लोगों को? यस सर। डोरमेंसी। ओके। अब देखो, अब हमने पढ़ लिया बड क्या होता है, और दूसरा हमने क्या पढ़ लिया? डोरमेंसी क्या होता है। दोनों को जोड़ दो तो बड डोरमेंसी क्या हो गया? जब हम किसी बड में विजिबल ग्रोथ ना देख पाए, चाहे वो फेवरेबल या अनफेवरेबल कंडीशन के कारण हो, तो उसे हम बड डोरमेंसी कहेंगे। समझ में आ रहा है बड डोरमेंसी क्या होता है सभी लोगों को? जब बड में ग्रोथ जो है सस्पेंड हो जाए, ना हो अगर उसकी ग्रोथ, तो वो क्या कहलाएगा? बड डोरमेंसी। ये चीज क्लियर है? यस सर। यस सभी सर। लोगों को क्लियर है? ओके। अब देखो, ये आपका बड डोरमेंसी हो गया। अब सबसे पहले एक बात बताओ, क्या बड डोरमेंसी फायदेमंद है या नुकसानदायक? दोनों। दोनों होते हैं सर। दो मास। जब हमें ग्रोथ की जरूरत है
और ग्रोथ ना आए तो बट डोरमेंसी नुकसानदायक है। और जब हमें ग्रोथ नहीं चाहिए और उसी टाइम में बट में ग्रोथ ना आए तो फायदेमंद है कि नहीं। तो बट डोरमेंसी ऐसा नहीं है कि या कोई भी डोरमेंसी केवल नुकसानदायक होगी, फायदेमंद भी होती है। सीड डोरमेंसी के बारे में जब अपन पढ़ रहे थे तो सीड डोरमेंसी के भी नुकसान फायदे देखे थे, वैसे ही बट डोरमेंसी के देखिए। अगर मान के चलो बाहर में कोई एक स्ट्रेस कंडीशन अवेलेबल है, स्ट्रेस कंडीशन अवेलेबल है, जैसे कि हाई टेम्परेचर या ड्राउट कंडीशन या फिर लो टेम्परेचर यानी कि फ्रीजिंग टेम्परेचर। इन सभी कंडीशन में अगर कोई एक बर्ड जो है एक नया ऑर्गन का सिंथेसिस करे तो ऑब्वियसली पानी की कमी में या हाई टेम्परेचर में या लो टेम्परेचर में उसके मरने के चांसेस ज्यादा होंगे, है कि नहीं। इससे बेटर है कि वो अपने आप को डोरमेंट बना के रखे रहे, जब ये ड्रॉट या हाई टेम्परेचर या लो टेम्परेचर वाला कंडीशन हट जाए और फेवरेबल कंडीशन आ जाए तब वो ग्रोथ करे, तो वो ज्यादा बेटर होगा कि नहीं, यस सर। है कि नहीं। तो अगर हमारा बर्ड जो है इस स्ट्रेस कंडीशन को बचना चाहे तो उसे उस केस में क्या करना चाहिए, डोरमेंसी मेंटेन करना चाहिए। तो बर्ड डोरमेंसी यहाँ पे बेनिफिशियल क्यों हो गया, क्योंकि ये हमें अनफेवरेबल कंडीशन स्ट्रेस कंडीशन से बचा दिया। ठीक है, दूसरी चीज, मान लो ये एक शाखा है, इसमें यहाँ बढ़े यहाँ बढ़े यहाँ बढ़े यहाँ बढ़े यहाँ भी बढ़े यहाँ भी बढ़े, अब हर जगह से ब्रांच और पत्ती ग्रो हो गया, फूल ग्रो हो गया, तो हो गया फिर प्लांट का स्ट्रक्चर खत्म ही हो जाएगा। तो प्लांट को क्या करना पड़ेगा कि भैया ये वाले को ग्रो करो, इसको ग्रो करो, इसको ग्रो करो, इसको ग्रो करो, बाकी ये तीन को डोरमेंट रखो। तो इस तरीके से अगर पौधा डोरमेंसी को मेंटेन करेगा तो हो सकता है कि पौधे का आर्किटेक्चर या स्ट्रक्चर मेंटेन रहे, है कि नहीं। क्योंकि फेवरेबल कंडीशन मिला तो प्लांट तो चाहेगा ना ग्रोथ करना। अब हर बर्ड ग्रो कर गया तो फिर प्लांट खत्म हो जाएगा, प्लांट का स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। ऐसा हो सकता यस सर। है ना। तो ऐसे कंडीशन में पहुंचने से बचने के लिए भी आपका कौन काम आता है, बड डोरमेंसी। तो बड डोरमेंसी के दो मेन फंक्शन क्या समझ में आए, इंपॉर्टेंस क्या समझ में आए। सबसे पहले ये बड डोरमेंसी हमको किससे बचाता है, प्रोटेक्ट्स फ्रॉम अनफेवरेबल कंडीशन, अनफेवरेबल कंडीशन से ये बचाता है सबसे पहला। और दूसरा काम क्या है इसका, अनफेवरेबल कंडीशन से बचाता है, ठीक है, अनफेवरेबल कंडीशन या स्ट्रेस से बचाता है, ठीक है। दूसरा क्या है, मेंटेन्स या फिर एंश्योर्स एप्रोप्रिएट प्लांट आर्किटेक्चर कह लीजिए या फिर स्ट्रक्चर कह लीजिए, स्ट्रक्चर अंडर फेवरेबल कंडीशन। जब फेवरेबल कंडीशन होगा तो उस दौरान ग्रोथ एकदम ज्यादा ना आ जाए, इसलिए उसको मेंटेन करने के लिए भी आपका बड डोरमेंसी ही काम आता है। ये पॉइंट को नोट कर लीजिए। ये माइक ऑफ कर लीजिए जिनके साइड से साउंड आ रहा है। हो गया, सभी लोगों का हो गया यहां तक। यस सर। ओके, तो हमको बड डोरमेंसी क्या होता है और बड डोरमेंसी के इंपॉर्टेंस समझ में आ गए। अब देखो, जैसे सीड डोरमेंसी के बारे में पढ़ते हो ना, एंडोडोरमेंसी, एक्टोडोरमेंसी, दो तीन प्रकार का फिजियोलॉजिकल डोरमेंसी, डीप डोरमेंसी, डबल डीप डोरमेंसी, कई अलग अलग प्रकार के डोरमेंसी पढ़े थे आपने, याद है कुछ पढ़े। फिजियोलॉजी में मैम ने पढ़ाई थी ना, और जो न्यू बैच वाले उनको भी मैम पढ़ाएंगी, ठीक है। वैसे ही बर्ड में भी डोरमेंसी होते हैं।
तो बड डोरमेंसी के भी टाइप्स होते हैं और इन्हीं टाइप्स को आपको पढ़ना है। बड डोरमेंसी के टाइप्स क्या क्या होते हैं आप लोगों को ये बड या फिर बड का डोरमेंसी, जैसे कई बार हमको क्या लगता है छोड़ो ना यार ये टॉपिक क्या ही इंपॉर्टेंस रखता होगा। आप लोग को ये अगर आप लोगों ने इस साल का एआरएस का पेपर देखोगे, एआरएस फ्रूट साइंस, तो एआरएस फ्रूट साइंस में क्या होता है, प्री होता है, फिर मेंस होता है और फिर इंटरव्यू होता है, तब जाके एक बंदा जो है साइंटिस्ट बनता है। हम लोगों ने प्री का एग्जाम दिया था, प्री क्वालिफाई किए थे, अभी मेंस का एग्जाम दिया हुआ है, रिजल्ट आने वाला है। एआरएस के मेंस के एग्जाम में जहां पे थ्योरी क्वेश्चंस आते हैं वहां पे ये पूछा गया था डिफाइन बर्ड, बर्ड को बताइए और बर्ड के टाइप्स को एक्सप्लेन कीजिए। तो सोचिए साइंटिस्ट बनने का जो एग्जाम है उसमें बर्ड के टाइप्स को पूछा गया, मतलब कुछ तो इंपॉर्टेंस रखता होगा ये टॉपिक। ठीक है, तो इस टॉपिक को अच्छे से समझिए, याद रखिए। बर्ड्स के टाइप को वैसे तो हम लोगों ने कई बार देखा हुआ है, आप लोग याद रखना, आप लोगों को पढ़ाया था तभी मैं भी आंसर वहां लिख पाया। ठीक है, तो आप लोग इस चीज को थोड़ा अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि पता नहीं मास्टर्स में आप लोगों को ये चीज कहाँ पढ़ाएंगे कहाँ नहीं पढ़ाएंगे। जहां पढ़ाए वहां तो बढ़िया है, जहां नहीं पढ़ा पाए वहां पे ये काम आएगा। ठीक है, तो देखो बर्ड की जो डोरमेंसी होती है वो मेनली 3 टाइप्स की होती है। कितने टाइप की होती है 3 बताइए? टाइप्स। 3 टाइप्स। पहला है जिसे हम क्या कहते हैं, पैराडोरमेंसी कहते हैं। दूसरा टाइप है जिसे हम क्या कहते हैं, एकोडोरमेंसी कहते हैं। और तीसरा है जिसे हम क्या कहते हैं, एंडोडोरमेंसी कहते हैं। ठीक है, तो टोटल बर्ड डोरमेंसी 3 टाइप के होते हैं, पैराडोरमेंसी, एकोडोरमेंसी और एंडोडोरमेंसी। इस पॉइंट को आपको याद रखना है। ठीक है, ये तीनों प्रकार के डोरमेंसी क्या होते हैं उन्हीं को आज हमको समझना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहला टाइप ऑफ डोरमेंसी आता है जिसे हम कहते हैं पैराडोरमेंसी। इस डोरमेंसी के बारे में आप लोगों ने कई बार स्टडी किया है, बताइए पैराडोरमेंसी याद है किसे कहते हैं, सुने हो कभी? Yes, sir, due to apical dormancy. ड्यू टू एपिकल डोमिनेंस के कारण जो होता है ना, देखो जनरली होता क्या है कि कंटिन्यूअसली आप देखोगे बहुत सारे जो प्लांट्स होते हैं उसमें समर सीजन में, जहां समर सीजन ग्रोइंग फेवरेबल कंडीशन होता है वहां समर सीजन में, जहां रेनी सीजन में फेवरेबल कंडीशन होता है वहां रेनी सीजन में क्या होता है, मस्त ग्रोथ आती है। ग्रोथ आते जाती है आते जाती है आते जाती है और ये ब्रांच जो है लंबा होते जाता है। आप देखोगे कि जो टर्मिनल बर्ड्स हैं, टर्मिनल बर्ड्स वो कंटिन्यूअसली अपने आप को ग्रो करते जाते हैं, ग्रो करते जाते हैं और आगे बढ़ते हैं। लेकिन एक समय के बाद आप देखोगे कि ये जो लेटरल बर्ड्स हैं, ये जो लेटरल बर्ड्स हैं ये जो है ग्रो नहीं होते हैं। ठीक है, ये जो है क्या होते हैं, लेटरल बर्ड जो है ग्रो नहीं हो पाते हैं। और जब हम इस टर्मिनल बर्ड को यहां से काट के अलग कर देते हैं, यहां से टर्मिनल बर्ड को हम काट के अलग कर देते हैं, तो देखते हैं कि अचानक से ये लेटरल बर्ड में ग्रोथ आ जाती है। तो इसी प्रकार का जो फिनोमेना है जिसको आपने पहले भी पढ़ा है कि टर्मिनल बर्ड अपने आप को बस ग्रो करता है और लेटरल बर्ड को ग्रो नहीं होने देता, उसे हम क्या कहते हैं बताइए? Apical dormancy. एपिकल एपिकल डोमिनेंस। डोमिनेंस पढ़े हो? एपिकल डोमिनेंस कहते हैं ना जिसमें क्या होता है कि वह अपना केवल और केवल टर्मिनल पार्ट को ग्रो होने देता है और जो लेटरल पार्ट्स होते हैं उसको ग्रोथ होने नहीं देता था, उस केस में उसे हम क्या कहते हैं, एपिकल डोमिनेंस। और जैसे ही हम इस टर्मिनल पोर्शन को रिमूव कर देते हैं तो हम ये देख पाते हैं कि जैसे ही टर्मिनल पोर्शन को रिमूव कर दिया गया, लेटरल ब्रांचेस में अचानक से ग्रोथ आ गई, है कि नहीं? इसको हमने ऑक्सीजन की फिजियोलॉजी में पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, याद है कुछ? Yes, sir. है ना? तो इस प्रकार की डोमिनेंसी को हम क्या कहते हैं, एपिकल डोमिनेंस भी कहते हैं, या फिर इसे अगर हम टेक्निकल वर्ड्स में कहने की बात करें तो इसे ही हम क्या कहते हैं, पैराडोरमेंसी कहते हैं। समझ पा रहे हैं सभी लोग? यस सर। क्या होता है पैराडोरमेंसी? तो पैराडोरमेंसी क्या होता है, जब आपका बाहरी किसी बर्ड के कारण अगर डोरमेंसी एक्सटेंड हो तो उसे हम क्या कहते हैं, पैराडोरमेंसी। अब इसी को हम दूसरे टर्मिनोलॉजी में समझने की कोशिश करते हैं। हमने जब एपिकल डोमिनेंस पढ़ा था तो हमने एपिकल डोमिनेंस का मतलब क्या पढ़ा था, ये ऑक्सिन के कारण होता है। हमने पढ़ा था ना, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, एबीए, ये सब मिलके ये एपिकल डोमिनेंस को क्रिएट करते हैं। ये चीज याद है सभी लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. अब देखो, अगर हम इस पॉइंट पे अगर हम इस चीज को समझना चाहें तो आप देख पाओगे कि ये जो टिप वाला बर्ड है ये जो है ये साइड वाले बर्ड को ग्रो होने नहीं दे रहा है।
तो डोरमेंसी किस में है, 1 नंबर में है कि 2 में है कि 3 में है, किस में है? 2 3। 2 और 3। मतलब ये दोनों क्या है, डोरमेंट बर्ड है। और ये दोनों के डोरमेंट होने के पीछे जो कारण है, क्या इस 2 और 3 बर्ड की कोई रिक्वायरमेंट है क्या? कोई ऐसा जिद्दी लोग हैं क्या ये, कि नहीं मुझे ये ला के दोगे तभी मैं ग्रो करूंगा, ऐसा बोल रहे हैं? या कोई दूसरा ऊपर में बैठा है जो इसको डोरमेंसी को रोक रहा है? जो ऊपर बैठा है। जो ऊपर बैठा है। ये ऊपर में बैठा है, ये रिस्पॉन्सिबल है इनकी डोरमेंसी के लिए। इसका मतलब ये कह सकता हूं कि हमारा ये जो 2 और 3 नंबर का बर्ड है, इसके डोरमेंसी को कोई इसके बाहर बैठ के कंट्रोल कर रहा है, यस यस सर। है ना? तो यही होता है पैराडोरमेंसी। टाइप ऑफ डोरमेंसी लिखते जाइए, टाइप ऑफ डोरमेंसी विच इज कंट्रोल्ड बाय समथिंग आउटसाइड द बर्ड इटसेल्फ। बर्ड के बाहर से कोई चीज अगर आपके डोरमेंसी को कंट्रोल करे तो उसे हम क्या कहेंगे, पैराडोरमेंसी। सच एज टर्मिनल बड और लीव्स। ठीक है, और इसके पीछे कौन कौन से चीजें इन्वॉल्व होती हैं? तो ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, ये दोनों हार्मोन मिलके इसे कंट्रोल करते हैं। तो रेगुलेटेड बाय ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन लिख सकते हो। और भाई ये ऑक्सिन साइटोकाइनिन तो टर्मिनल बर्ड के अंदर होता है, तो अल्टीमेटली वही कंट्रोल कर रहा है। क्लियर हुआ सभी लोगों को? Yes, sir. ओके। तो सबसे पहला डोरमेंसी का टाइप होता है पैराडोरमेंसी। पैराडोरमेंसी मतलब क्या हुआ, ये एक ऐसा प्रकार का डोरमेंसी होता है जिसमें, ऐसा प्रकार का बर्ड डोरमेंसी होता है जिसमें डोरमेंसी को कोई बर्ड के बाहर में मौजूद कोई दूसरा बर्ड जो है कंट्रोल करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, पैराडोरमेंसी। क्लियर हुआ सभी लोगों को, ये चीज याद रहेगा? यस सर। ओके। अब देखो यहीं पे डोरमेंसी को मेंटेन करने के लिए आप लोगों ने सुना होगा जिब्रेलिन और एबीए का भी रोल होता है। जिब्रेलिन डोरमेंसी को तोड़ता है या बनाता है? ब्रेक करता है ना, प्रमोट करता है ग्रोथ को, यानी कि डोरमेंसी को क्या करता है, ब्रेक करता है। ठीक है। वहीं एबीए क्या करता है, इनहिबिट करता है ग्रोथ को, यानी कि डोरमेंसी को है। इंक्रीज करता है। होता क्या है, माइटोसिस में ना एक फेज होता है, उसमें ना जिब्रेलिन जो है, जिब्रेलिन जो है ना, मतलब इस चीज को बस ऐसे ही सुन ले रहा हो कहानी के तौर पे, कहीं काम आए तो। एम फेज जो होता है ना, एम फेज माइटोसिस में सेल डिवीजन के, उसमें जिब्रेलिन के सिग्नलिंग का जरूरत होता है। जिब्रेलिन सिग्नलिंग करके एम फेज को आगे बढ़ाता है, और उससे क्या होता है, माइटोसिस की प्रक्रिया होती है, और माइटोसिस से सेल डिवीजन होता है, और नए सेल बनेंगे तभी तो ग्रोथ आगे बढ़ेगी ना। तो जिब्रेलिन अल्टीमेटली सेल डिवीजन को आगे बढ़ाने का काम करता है, जिससे कि ग्रोथ आती है। इसीलिए जिब्रेलिन जो है क्या करता है, डोरमेंसी को तोड़ के बाहर निकालता है। वहीं पे अगर आप एबीए की बात करोगे ना, कुछ बोल रहे हैं क्या? सर ऊपर G3 से बता दीजिए। GA3 क्या करता है, आपका ग्रोथ को प्रमोट करता है, जबकि एबीए जो है ग्रोथ को रोकता है। हम यही कहते हैं ना, GA3 जो है डोरमेंसी ब्रेक करता है, जबकि एबीए जो है डोरमेंसी को मेंटेन करता है या इंक्रीज करता है। तो होता क्या है, जिब्रेलिन जो है ना, मेनली सेल डिवीजन होगा तभी तो किसी चीज में ग्रोथ आएगी, है कि नहीं? सेल डिवीजन नहीं होगा तो ग्रोथ आ सकता है क्या? नो सर। हाँ। तो सेल डिवीजन के प्रोसेस में आप माइटोसिस पढ़ते हैं, तो जब आप माइटोसिस पढ़ते हैं तो उसमें एक एम फेज आता है ना? तो ये क्या करता है, जिब्रेलिन के प्रेजेंट होने से ही एम फेज जो है और आगे बढ़ पाता है।
तो एम फेज आगे बढ़ेगा तो माइटोसिस होगा, माइटोसिस होगा तो सेल डिवीजन होगा, और सेल डिवीजन होगा तभी जाके आपका पर्टिकुलर प्लांट में ग्रोथ आएगी। तो जिब्रेलिन इस तरीके से आपके ग्रोथ को प्रमोट करता है, जिब्रेलिन के सिग्नलिंग से एम फेज आगे बढ़ता है। वहीं पे अगर आप एब्सिसिक एसिड की बात करोगे तो एब्सिसिक एसिड एक प्रोटीन प्रोड्यूस करता है, ठीक है, एक प्रोटीन प्रोड्यूस करता है या एक प्रोटीन को प्रोड्यूस एक्सप्रेस होने में हेल्प करता है, जो कि क्या करता है, इनहिबिटरी इफेक्ट शो करता है, इनहिबिटरी इफेक्ट शो करता है जीवन एस ट्रांजिशन में। जीवन फेज होता है एक तो, आप लोगों को सर ने अभी पढ़ाया होगा ना, जीवन फेज, एस फेज, G2 फेज। तो जीवन फेज से एस फेज में जो जाने की जो प्रोसेस है उसको रोकने का काम कौन कर देता है, एबीए। अब जीवन से एस में जाएगा ही नहीं तो कैसे काम होगा, तो क्या करता है एबीए जो है, क्या करता है, एक ऐसा प्रोटीन बनाता है जो कि जीवन से एस फेज में जाने नहीं देता, जीवन से एस फेज में जाने नहीं देने वाला प्रोटीन बनाता है। अगर वो बना दिया तो सेल डिवीजन होगा ही नहीं, सेल डिवीजन होगा ही नहीं तो क्या ग्रोथ आएगी, क्या नो सर। नहीं आएगी। इसीलिए जिब्रेलिन और एबीए को एक दूसरे का एंटागोनिस्टिक कहते हैं, कि अगर जिब्रेलिन है तो ग्रोथ बढ़े, डोर्मेंसी टूटेगी, और अगर ये एबीए है तो ग्रोथ रुकेगी। समझ में आ रहा है? और जिन लोगों ने अभी अभी हार्मोन पढ़ा है उन लोगों को भी समझ में आ रहा है, रिलेट कर पा रहे हो चीज को? यस ठीक है, चलिए दूसरा प्रकार का डोर्मेंसी होता है जिसे हम क्या कहते हैं, एकोडोर्मेंसी। अब देखो हमने क्या देखा कि अभी तक हमने जो डोर्मेंसी देखा पैराडोर्मेंसी में, वो डोर्मेंसी को कौन कंट्रोल कर रहा था, ऑक्सीजन और साइटोकाइन। आउटसाइड ऑफ रेगुलेट कर रहा था, कोई आउटसाइड ऐसा ऑफ बर्ड बॉडी। जो आउटसाइड का कोई बाहरी स्टिमुलेशन, ठीक है। चलो ऑक्सीजन साइटोकाइनिन भी बोलोगे तो ऑक्सीजन साइटोकाइनिन बाहर के बर्ड से आने वाला, खुद का नहीं, ठीक है। वैसे ही दूसरा टाइप का डोर्मेंसी होता है जिसे कहते हैं एकोडोर्मेंसी। ये इस प्रकार का डोर्मेंसी होता है जो कि जिसमें ग्रोथ जो है रुक जाता है, लेकिन किसके कारण, किसी बाहरी बर्ड के कारण नहीं, बाहर में मौजूद अनफेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशन के कारण। ये क्या हुआ, डोर्मेंसी, लिखिए इसको, इन विच बर्ड ग्रोथ इज प्रिवेंटेड ड्यू टू हार्श यानी कि हर्ष नहीं है ना, ये हार्श है, हार्श मतलब हार्श या अनफेवरेबल लिख लो, ठीक है, अनफेवरेबल इन्वायरमेंटल कंडीशन। बाहर में मौजूद अनफेवरेबल कंडीशन के कारण अगर ग्रोथ रुकती है तो उसे हम क्या कहते हैं, एकोडोर्मेंसी। गर्मी के सीजन में ड्रॉट पड़ता है, पत्तियां झड़ जाती है, ठंड के सीजन में ठंड पड़ती है, पत्तियां झड़ जाती हैं। ये जो चीजें हैं वो क्या होती हैं, एकोडोर्मेंसी के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है, ये ऐसा डोर्मेंसी, हाँ कुछ बोल रहे क्या, इसके आगे क्या लिखा है? किसके आगे, इज प्रिवेंटेड, ठीक है। तो एक ऐसा डोर्मेंसी जो कि बाहर में मौजूद अनफेवरेबल या स्ट्रेसफुल कंडीशन के कारण अगर कोई डोर्मेंसी मेंटेन हो रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे, एकोडोर्मेंसी। इसमें क्या होता है, बर्ड जो है क्या कर देता है, बर्ड सीजेस, या सीजेस की जगह आप चाहो तो स्टॉप्स भी लिख सकते हो, स्टॉप्स ग्रोथ। बर्ड जो है क्या कर देता है, स्टॉप कर देता है ग्रोथ को ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ड्रॉट स्ट्रेसफुल कंडीशन है तो जब तक ड्रॉट है तब तक के लिए वो कर देगा, या फिर लो टेम्परेचर, या फिर कई बार शॉर्ट डे लेंथ, ये भी स्ट्रेस कंडीशन है जिसके बारे में अभी आप पढ़ोगे। तो ये इन कंडीशंस में कई बार क्या होता है, ग्रोथ को अपना स्टॉप कर देता है। इसे ही हम क्या कहते हैं, एकोडोर्मेंसी कहते हैं। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा, Yes. ठीक है। पर इनकी एक खासियत होती है, जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आएगा तुरंत ग्रोथ स्टार्ट भी कर देगा, ठीक है। दूसरा इसका नोट करके लिखना, इनकी खासियत क्या होती है, दे रेज्यूम द ग्रोथ ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ
ग्रोथ कंड्यूसिव कंडीशन। जैसे ही ग्रोथ कंड्यूसिव कंडीशन हो गया, ये क्या करता है, ग्रोथ को फिर से रेज्यूम कर देता है। ये चीज समझ पा रहे हैं सभी लोग? यस सर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर 10 दिन गर्मी पड़ा तो ग्रोथ ग्रोथ के रुक आगे क्या जाएगा, लिखा फिर सर? उसके बाद कौन सा ग्रोथ, ये कंड्यूसिव कंडीशन। 10 दिन अगर गर्मी पड़ा तो ये ग्रोथ कंड्यूसिव। रोक देगा, और जैसे ही नॉर्मल हुआ तो वो ग्रोथ को बढ़ा देगा। हाँ बोलिए, क्या बोल रहे हैं? दे स्पेलिंग क्या है सर रेज्यूम द इसकी? ग्रोथ कंड्यूसिव। कंड्यूसिव। ठीक है, CONDUCIV, ग्रोथ, ग्रोथ फेवरिंग कंडीशन, कुछ भी लिख लो, आपको समझ में आना चाहिए वो चीज। ठीक है, तो ओके सर। एंडोडोर्मेंसी की खासियत, एकोडोर्मेंसी की खासियत क्या है कि भाई ये किसी बाहरी बर्ड से कंट्रोल नहीं होता, ये हार्श या अनफेवरेबल या स्ट्रेसफुल कंडीशन से कंट्रोल होता है। जब कंडीशन अनफेवरेबल हो जाती है तो ये जो है डोरमेंट हो जाते हैं, और जैसे ही फेवरेबल होने लगे ये बाहर सर निकल ये जाते हैं। टेम्परेरी रहता है? हाँ, टेम्परेरी रहता है। ठीक है, सेम आप लोगों के जैसे कि मान के चलो ठंड पड़ी, कोरोना बढ़ा, तो घर के अंदर, जिस दिन लगा कोरोना खत्म, तुरंत बाहर, फिर भले बुखार हो जाए, उससे कोई लेना देना नहीं है। तो ये जो है क्या, स्ट्रेस कंडीशन महसूस हुआ तो तुरंत डोरमेंट हो जाते हैं, और जैसे ही स्ट्रेस कंडीशन खत्म हुआ ऐसा महसूस होता है तो ये जो है क्या करते हैं, ग्रोथ को रेज्यूम कर देते हैं। इस टाइप की डोरमेंसी को हम क्या कहते हैं, एकोडोरमेंसी कहते हैं। समझ में आया एकोडोरमेंसी क्या होता है? क्लियर है यहाँ Yes, तक? sir. ओके, ये जो है एक शॉर्ट Yes, sir. टर्म या टेम्पररी टाइप का यस सर। डोरमेंसी कह सकते हो इसे आप। अब तीसरा आता है मेन, जिसे हम क्या कहते हैं, एंडोडोरमेंसी। ठीक है, और यही हमारा मेन इंपॉर्टेंट फोकस है, एंडोडोरमेंसी। एंडोडोरमेंसी का मतलब क्या होता है, ये ऐसे डोरमेंसी होते हैं जिनको डोरमेंसी तोड़ने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, चिलिंग रिक्वायरमेंट। लिख लीजिए, कैरेक्टराइज्ड बाय चिलिंग रिक्वायरमेंट। मतलब इनको चिलिंग रिक्वायरमेंट पूरी करनी होती है। इनकी रिक्वायरमेंट क्या होती है कि हमको लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट चाहिए, तब जाके हम डोरमेंसी तोड़ेंगे। तो ये इस प्रकार के डोरमेंसी होते हैं जिसको तोड़ने के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है, बताइए? चिलिंग चिलिंग रिक्वायरमेंट। रिक्वायरमेंट की। ठीक है, चिलिंग रिक्वायरमेंट मतलब क्या हुआ, एक्सपोजर टू एन एक्यूमुलेटेड नंबर, मतलब 400 घंटा, 500 घंटा, 600 घंटा, एक्यूमुलेटेड नंबर ऑफ लो टेम्परेचर। कितना टेम्परेचर होना चाहिए भैया, 4 से 7.2 डिग्री सेल्सियस, सात। इन ऑर्डर टू, इन ऑर्डर टू ब्रेक द बड डोरमेंसी। बड डोरमेंसी को ब्रेक करने के लिए इनको एक्यूमुलेटेड नंबर ऑफ लो टेम्परेचर चाहिए होता है। अगर वो मिल जाए तब जाके ये जो है क्या होते हैं, बड को ब्रेक करने का काम करते हैं। ठीक है, बड डोरमेंसी को ब्रेक करने का काम करते हैं। तो क्या होता है एंडोडोरमेंसी, बताइए आप लोग को क्या समझ में आ रहा है? ऐसा डोरमेंट जो कि रिक्वायर करता है चिलिंग, हम्म, तब वो इतना बड डोरमेंसी को तोड़ने के लिए जिनको चिलिंग रिक्वायरमेंट की जरूरत हो उसे हम क्या कहते हैं, एंडोडोरमेंसी। हमने पढ़ा पैराडोरमेंसी तोड़ना है तो हम क्या करते हैं, चलो एक बार पढ़ते हैं फिर कंपेयर करते हैं। ठीक है, अगर मुझे पैराडोरमेंसी, सबसे पहले पैराडोरमेंसी का कॉज क्या है, क्या किसके कारण होता है पैराडोरमेंसी? Outside bird. एपिकल एक्सल डोमिनेंस। डोमिनेंट। Outside bird. आउटर बर्ड या एपिकल डोमिनेंस वाला फिनोमेना है उसे कह सकते हैं। इसे अगर मुझे ब्रेक करना है तो मैं कैसे ब्रेक करूंगा, टर्मिनल पोर्शन को रिमूव करके। टर्मिनल बर्ड को रिमूव करके। दूसरा आता है जिसे हमने पढ़ा एकोडोरमेंसी, ये किसके कारण होता है, कॉज क्या है, अनफेवरेबल। Unfavorable condition. अनफेवरेबल अनफेवरेबल कंडीशन कंडीशन। या स्ट्रेस कंडीशन। अगर इसे ब्रेक करना है तो क्या करना पड़ेगा, Favorable condition. Favorable फेवरेबल condition. कंडीशन दे दो। अब तीसरा आता है जिसे कहते हैं एंडोडोरमेंसी। भैया इसका कारण, इसको कॉज को तो चलो छोड़ो, ये तो बताया नहीं। इसका कंट्रोल क्या है, कब ये ब्रेक होगा,
रिक्वायरमेंट कंप्लीट होने के बाद पूरा होने से ये होगा। अब भाई जब हमारे पास पैराडोरमेंसी जैसी चीज है जो ग्रोइंग कंडीशन, अब देखो पैराडोरमेंसी का रिक्वायरमेंट क्या है, हमने पढ़ा था ना, बड डोरमेंसी के दो कारण है, एक स्ट्रेस से बचाना और दूसरा प्लांट के आर्किटेक्चर को मेंटेन करना। अगर प्लांट के सभी बड ग्रो हो जाएंगे तो प्लांट का स्ट्रक्चर खराब नहीं हो जाएगा फेवरेबल कंडीशन में। तो फेवरेबल कंडीशन जो होता है, ग्रोइंग कंडीशन जो होता है, उसमें प्लांट के स्ट्रक्चर को ज्यादा ओवर ग्रोथ को रोकने के लिए कौन सा काम आता है, पैराडोरमेंसी। शॉर्ट टर्म के लिए कभी कोई हार्श कंडीशन हो गया तो उससे बचाने के लिए कौन होता है, एकोडोरमेंसी। अब पौधे में लंबे समय तक स्ट्रेस कंडीशन है तो उससे बचाने का काम कौन करेगा, एंडोडोरमेंसी। ऑब्जेक्टिविटी क्लियर हो रही है आप लोग को? यस सर। अब समझो, अब एक बात बताओ, हाँ कुछ बोल रहे क्या? थोड़ा स्लाइड नीचे हाँ ठीक है, लिख लो फिर मैं आगे समझाता हूँ। सर ये क्या लिखा है एक्सप्रेशन? हाँ क्या बोल रहे हैं? 7.5 भी कह रहे थे। हाँ 7.2 है ये 2। एक्सप्रेशन ऑफ क्या बोल रहे हैं? हो गया, लिख लिए सभी? यस सर। ओके, बाकी वीडियो देख लेना, उसमें समझ में आ जाएगा, बाकी चीजें जो मैं बोला हूं उस पे मेन फोकस रखना। ठीक, अब देखो नेक्स्ट आता है, अब हमने एंडोडोरमेंसी हमने स्टार्ट किया और यही मेन हमारा फोकस है, ठीक है। एंडोडोरमेंसी जब हम पढ़ रहे थे तो हमने क्या पढ़ा, एंडोडोरमेंसी को अगर हमको ब्रेक करना है तो हमें क्या चाहिए, सबसे पहले तो भैया चिलिंग रिक्वायरमेंट। अब ये एंडोडोरमेंसी किसके कारण होता है, तो भाई एंडोडोरमेंसी भी स्ट्रेस कंडीशन के कारण ही होता है। एंडोडोरमेंसी किसके कारण होता है, तो लो टेम्परेचर के कारण होता है। स्ट्रेस कंडीशन में कौन सा स्ट्रेस के कारण होता है, लो टेम्परेचर। तो एक बात बताओ, लो टेम्परेचर के कारण ही आपको एंडोडोरमेंसी आ रहा है और लो टेम्परेचर ही चाहिए उसको तोड़ने के लिए। चिलिंग रिक्वायरमेंट मतलब लो टेम्परेचर ही हुआ ना, है कि नहीं? Yes, sir. इस चीज को अपने को समझना है। तो देखो अब आपको इसका कॉज समझना है। कॉज ये है कि भाई अगर मैं मान के चलो प्लांट में एंडोडोरमेंसी का मैकेनिज्म ना हो, मान लेते हैं एक एग्जांपल के लिए, प्लांट में एंडोडोरमेंसी की जगह कौन सा डोरमेंसी मौजूद है, एकोडोरमेंसी। तो होगा क्या, अक्टूबर के महीने में आएगा स्ट्रेस कंडीशन, अक्टूबर में टेम्परेचर क्या हो गया, लो, तो पौधा क्या हो गया, डोरमेंट। मान लेते हैं नवंबर में भी टेम्परेचर लो, पौधा क्या हुआ, डोरमेंट। दिसंबर 1 से दिसंबर 15 तक मान लो एकदम सनलाइट आ गया, टेम्परेचर एकदम नॉर्मल 15 डिग्री सेल्सियस। अब ये पौधा अगर एकोडोरमेंट है तो क्या करेगा, एकोडोरमेंट की खासियत क्या है, फेवरेबल कंडीशन में ग्रो करेगा। फेवरेबल कंडीशन में ग्रोथ कर लेना। मतलब ये क्या करेगा, दिसंबर 1 से 15 के बीच में तुरंत ग्रोथ ले आएगा। और 26 तारीख को जब क्रिसमस होगा तो फिर से बर्फ गिरेगा। 26 से मान लो 5 जनवरी तक बर्फ गिरा। अब ये जो ग्रोथ आया है ये इस बर्फ में बचेगा क्या, नो सर। नहीं। 26 से 5 जनवरी इसमें डोरमेंट रहा, फिर उसके बाद क्या हुआ कि 5 से 20 जनवरी फिर से एकदम सनलाइट आ गया मान लो, और 20 जनवरी से 20 फरवरी तक फिर से एकदम फुल फ्रॉस्ट गिर रहा है। तो देख पा रहे हो बीच बीच में खाली ब्राइट सनलाइट का भी जगह आ रहा है, लेकिन क्या इसके बाद कोई फ्रॉस्ट वाली कंडीशन नहीं आएगी, ऐसा देख पा रहे हो क्या, नहीं देख पा रहे हो, है ना? तो कई बार क्या होता है कि भाई एक स्ट्रेस कंडीशन कंटिन्यू चल के खत्म नहीं हो जाता परमानेंटली। स्ट्रेस कंडीशन आता है फिर नॉर्मल होता है, फिर आता है फिर नॉर्मल होता है, फिर आता है, कोरोना की तरह। पहले पहला लहर आया, फिर नॉर्मल कर दिया, फिर दूसरा लहर आया, फिर नॉर्मल कर दिया, फिर तीसरा लहर आ गया। आदमी लोग बाहर निकल जाते हैं और चपेट में आ जाते हैं, है कि नहीं? तो उस प्रकार की कंडीशन से बचने के लिए पौधा जो है किसका डेवलपमेंट किया, एंडोडोरमेंसी। कि भैया हम जो है, आप तो ट्रांजिशनल हो, क्या होता है आपका तो एनवायरमेंटल कंडीशन फिक्स है ही नहीं। एनवायरमेंटल कंडीशन जो है वो तो कंटिन्यूअसली क्या हो रहा है, फ्लक्चुएट हो रहा है। देख पा रहे हो ना, यहाँ पे स्ट्रेसफुल, यहाँ पे स्ट्रेसफुल, और जैसे ही यहाँ पे आए
फेवरेबल, फिर स्ट्रेसफुल, फिर फेवरेबल। तो ऐसे तो स्ट्रेसफुल और फेवरेबल होते रहे तो हमारा पौधा तो मर जाएगा ना। तो इस प्रकार का जो कंडीशन पौधे को फेस करना पड़ता है, उससे बचने के लिए पौधा क्या करता है, एंडोडोर्मेंसी के अंतर्गत जाता है। समझ में आ रहा है एंडोडोर्मेंसी की जरूरत क्यों पड़ी? कि भाई यस सर। नवंबर से लेके फरवरी तक हर रोज ठंड पड़ेगा जरूरी नहीं है, बीच में गर्म भी पड़ेगा, तो बीच वाले गर्म में ग्रोथ ना आ जाए तो पौधा मर जाएगा, उसके लिए है। समझ में आ रहा, ये चीज क्लियर है? यस सर। तो एंडोडोर्मेंसी क्या है, एंडोडोर्मेंसी की जरूरत क्यों पड़ी? ताकि हम लोग जो है क्या कर सकें, एंडोडोर्मेंसी रिक्वायरमेंट लिखिए, क्यों रिक्वायरमेंट पड़ी? टू प्रिवेंट द ग्रोथ ड्यूरिंग द सीजनल ट्रांजिशन। और ये ना केवल और केवल एक से दो रेयर बुक्स में ही दी हुई है, हर बुक में है भी नहीं ये, तो अच्छे से समझ लो इसको, ठीक है। सीजनल ट्रांजिशन व्हेन एनवायरमेंटल कंडीशन फ्लक्चुएट्स बिटवीन फेवरेबल एंड अनफेवरेबल कंडीशन फॉर ग्रोथ। मैं इसको एक बार और रिपीट कर दे रहा हूं, आप लोग सुन लो, ठीक है, उसके हिसाब से लिख लेना रिकॉर्डिंग में जाके। मैं बार बार यहीं पे बताऊंगा तो आप लोग का ही टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। रिक्वायरमेंट क्या है? टू प्रिवेंट द ग्रोथ ड्यूरिंग द सीजनल ट्रांजिशन व्हेन एनवायरमेंटल कंडीशन फ्लक्चुएट्स बिटवीन फेवरेबल एंड अनफेवरेबल कंडीशन फॉर ग्रोथ। समझ में आया? इसको लिख लीजिए, मैं साइड में तब तक समझाता हूं, जो नहीं समझ में आएगा उसको रिकॉर्डिंग देख के लिख लेना, ठीक है, बाद में। तो देखो, फेवरेबल कंडीशन और अनफेवरेबल, देखो क्या बोल रहा है रिक्वायरमेंट, या टू प्रिवेंट द ग्रोथ, कहीं ग्रोथ ना हो जाए, कब? ड्यूरिंग सीजनल ट्रांजिशन व्हेन एनवायरमेंटल कंडीशन फ्लक्चुएट बिटवीन फेवरेबल एंड अनफेवरेबल कंडीशन। ठंड के मौसम में नवंबर के फरवरी में देख रहे हो ना, फ्रॉस्ट गिरा अनफेवरेबल, सनलाइट आया फेवरेबल, फिर अनफेवरेबल, फिर फेवरेबल। तो जब अनफेवरेबल और फेवरेबल कंडीशन के बीच में अगर एनवायरमेंट कंडीशन फ्लक्चुएट कर रहा है तो उस समय अगर पैराडोर्मेंसी होगा तो ग्रोथ आ जाएगा। तो उस ग्रोथ को रोकने के लिए एकोडोर्मेंसी की जगह पौधा कौन से डोर्मेंसी में जाता है? एंडोडोर्मेंसी में जाता है, ताकि पौधा लंबे समय तक सेफ रह सके। समझ में आया? समझ पा रहे हो इस चीज को? यस सर। हाँ दे, हाँ हाँ आ जाया होगा। हाँ 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 ठीक है ना, मेरे को ना दे, वो आउटगोइंग वाला को ईमेल भेज दिए रहे ना, फिर इनकमिंग को आराम से करते रहेंगे। हाँ ठीक, यहां तक हुआ? आवाज आ रही है? यस सर। हाँ, तो ये रिक्वायरमेंट समझ में आया, एंडोडोर्मेंसी की जरूरत क्यों पड़ी। अब देखो पौधा कितना समझदार है, इंसानों से भी समझदार पौधा है। इंसान को ये नहीं समझ में आता कि कोरोना फिर से आ सकता है और हम जैसे लोगों को दोबारा कोविड हो जाता है ना। तो प्लांट इस चीज के लिए पहले से प्रिपेयर्ड रहता है, समझ पा रहे हो? तो रिक्वायरमेंट समझ में आई एंडोडोर्मेंसी की? यस सर। यस सर। अब देखो, अब भाई इसको रोकने के लिए चिलिंग रिक्वायरमेंट ही क्यों? अब इसको ब्रेक करने की, चाहे इसे अब आप इसका रिक्वायरमेंट कहो या कॉज कहो, आपके ऊपर है। अब इसको ब्रेक करने का तरीका, अब पौधे ने क्या गजब तरीका भी निकाला इसके लिए, उसको भी समझिए। इसको ब्रेक करने के लिए पौधे ने एक रिक्वायरमेंट इजाद की जिसे कहते हैं चिलिंग रिक्वायरमेंट। लगभग 0 से 7.2 डिग्री सेल्सियस है, पर ऑन एन एवरेज 4 से 7.2 डिग्री सेल्सियस ज्यादा इफेक्टिव होता है। पौधे ने अपने अंदर एक रिक्वायरमेंट डेवलप की, अपने बच्चों के अंदर एक रिक्वायरमेंट डेवलप की, जिसे हम क्या कहते हैं, चिलिंग रिक्वायरमेंट। पौधे को पता है कि नवंबर से लेके फरवरी तक लगभग 1000 घंटा जहां पे वो रहता है, अगर कोई ज्यादा कोल्ड एरिया में रहता है तो 1000 घंटा उसको पता है कि बीच में चाहे कितना सनलाइट आए, ऑन एन एवरेज 1000 घंटा मेरे को मिल ही जाएगा। कहीं पे जहां पे कम ठंड पड़ता है उसको पता है कि लगभग 400 घंटा मुझे मिल ही जाएगा, बीच में कितना सनलाइट आए, ठीक है। तो पौधे ने अपने बच्चे को अपने सीड में और अपने खुद के अंदर एक रिक्वायरमेंट क्या बिठा लिया कि जब तक 1000 घंटे का चिलिंग रिक्वायरमेंट नहीं मिलेगा,
तब तक आपको ग्रोथ रेज्यूम नहीं करना है। कम ठंड वाले इलाके में जैसे कि पीच प्लम जहां पे डेवलप हुए, उन्होंने अपने अंदर क्या रिक्वायरमेंट डाल दिया, जब तक 400 घंटे का चिलिंग रिक्वायरमेंट नहीं मिलेगा तब तक हम ग्रोथ नहीं करेंगे। समझ पा रहे हो? तो इससे होगा क्या कि भाई जब नवंबर के पूरे महीने और दिसंबर के 20 तारीख तक, नवंबर से दिसंबर 20 तक भी अगर रोज ठंड पड़ा तो भी केवल और केवल 500 घंटा ही पूरा होगा। और उसके बाद दिसंबर 20 से जनवरी 20 तक भले सनलाइट पड़े, पर क्या पौधा ग्रो करेगा क्या, अगर उसका चिलिंग रिक्वायरमेंट 1000 घंटा है तो? नहीं, क्योंकि इसको तो ग्रोथ करने के लिए चिलिंग रिक्वायरमेंट 1000 घंटा चाहिए। तो ये क्या करेगा, जनवरी 20 से जब फरवरी 20 तक फिर से जब पूरा ठंड पड़ेगा ना, तो उस समय बाकी 500 घंटा पूरा होगा। उसके बाद तो वैसे भी गर्मी का सीजन आ गया, तो देखो पौधा बीज के प्रॉब्लम से बच गया कि नहीं बच गया। तो इस प्रकार से चिलिंग रिक्वायरमेंट जो है पौधे को बचाता है। तो चिलिंग रिक्वायरमेंट हमें प्रॉब्लमेटिक लगता है कि अरे चिलिंग रिक्वायरमेंट पूरा नहीं हो रहा है, हमारे यहाँ एप्पल नहीं हो रहा है, छत्तीसगढ़ में एप्पल नहीं हो रहा है, बिहार में एप्पल नहीं हो रहा है। अरे भैया, अगर चिलिंग रिक्वायरमेंट नहीं होता तो एप्पल सर्वाइव ही नहीं करता उसके नेचुरल हैबिटेट में, तो आज के डेट में शायद आपको एप्पल देखने भी नहीं मिलता। तो जो चिलिंग रिक्वायरमेंट हमको प्रॉब्लमेटिक लगता है, एक्चुअल में प्लांट को प्रोटेक्ट करने के लिए ही डेवलप की गई है। समझ पा रहे हो इस चीज को? यस सर। है ना? तो इसलिए एंडोडोर्मेंसी को ब्रेक करने के लिए चिलिंग रिक्वायरमेंट जैसी चीजें प्लांट ने डेवलप। तो अब चिलिंग रिक्वायरमेंट का एक्चुअल इंपॉर्टेंस समझ में आ रहा है। वो जो आप पढ़ते नहीं हो 40 घंटा चाहिए, 1000 घंटा चाहिए, ग्लॉस्टस पढ़ के, इंस्टेंट पढ़ के, उतना पढ़ोगे ना तो ठीक है आप एग्जाम निकालोगे, बट समझ कुछ नहीं आएगा। मैं बता रहा हूँ, अभी भी कई एमएससी के स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको इसका कोई आइडिया नहीं, हमको ही नहीं पता था भाई। हम भी बता रहे, हम भी एकदम गधे टाइप के स्टूडेंट रहे हैं अपने टाइम पे। एमएससी फाइनल ईयर में जब आए, पीएचडी की तैयारी की, तो ये सारी बुक्स मिली हमको पढ़ने के लिए, तो अपन इस चीज को समझ पाए। और बाकी आप लोग को पढ़ा पढ़ा के एक्सपीरियंस से पता चला, रिलेट कर पाए चीजों को। तो अगर आप लोग अभी से इन चीजों को पढ़ रहे हो और भविष्य में आप में से कोई भी बच्चा अगर फूड साइंस लेता है, तो एटलीस्ट आप इससे हायर लेवल की स्टडी करोगे तो आने वाले स्टूडेंट्स को आप बेटर एजुकेशन दोगे। अब हम लोग का तो टाइम चला गया ना, अब हम लोग तो खत्म, अब 1-1.5 साल और पढ़ाएंगे फिर गए। लेकिन आप लोग इन चीजों को और आगे ले जा सकते हो, तो अपनी स्टडीज को ऐसे ही रखो। इसलिए इस चीज को इस टाइप से पढ़ाना, अदरवाइज इसका बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है नहीं। बट इन चीजों को आप लोग ऐसे समझिए, ठीक है? फ्यूचर में अगर कोई चीजें पूछे तो आप बताओ, आप ये 2 पॉइंट एक्स्ट्रा बताओगे ना, मेरे हिसाब से कुछ तो बेटर इम्पैक्ट पड़ेगा। समझ में आ रहा है ये चीज? यस सर। ओके। तो चिलिंग रिक्वायरमेंट जो है कैसे डोरमेंसी को तोड़ता है, समझ में आया? तो लिख लीजिए, चिलिंग रिक्वायरमेंट क्या करता है? चिलिंग रिक्वायरमेंट प्रिवेंट्स चिलिंग रिक्वायरमेंट प्रिवेंट्स द प्लांट ग्रोथ टू ऑकर। मतलब प्लांट ग्रोथ होने से कौन रोकता है? चिलिंग रिक्वायरमेंट रोकता है। कब रोकता है? ड्यूरिंग द ट्रांजिटरी फेज। ट्रांजिटरी फेज मतलब वो फ्लक्चुएट नहीं होते रहता है, मैं उसमें ब्रैकेट में लिख देता हूं फ्लक्चुएटिंग पीरियड, ठीक है, तो ज्यादा समझ में आएगा। फ्लक्चुएटिंग पीरियड ऑफ वार्म एंड लो टेम्परेचर ड्यूरिंग विंटर। विंटर के सीजन में जब वार्म और लो टेम्परेचर के बीच में चीजें फ्लक्चुएट होती रहती हैं, तो चिलिंग रिक्वायरमेंट जो है क्या करता है, वहां पे ग्रोथ को प्रिवेंट करके रखता है। ठीक है? तो इसका मतलब क्या हुआ कि चिलिंग रिक्वायरमेंट कहीं ना कहीं उसको बचा के रखने का काम करता है। समझ में आया? यहां तक की चीज क्लियर है सभी लोगों को? तीनों टाइप का डोरमेंसी क्लियर हुआ? ठीक है, बहुत ज्यादा डीप में नहीं जा रहा हूं इसमें, और जेनेटिक लेवल पे, टेम्परेचर लेवल पे, लाइट लेवल पे है। अगर कभी आप लोग इंटरेस्टेड रहोगे तो अपन उसके ऊपर एक क्लास कर लेंगे। कंटेंट ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है, बोलोगे तो कल की क्लास में एक्स्ट्रा कर लेंगे। पर मिनिमम जो चीजें हैं जिससे आपका काम बन जाएगा वो इतनी है। इसमें जीन लेवल पे होता है और भी बहुत सारी स्टडीज हैं। अब अपन ने 3 अलग अलग प्रकार की डोरमेंसी पढ़ी। आप सभी लोगों ने ये चीज पढ़ लिया है कि नहीं? तीनों डोरमेंसी समझ में आ गया सभी लोगों को? यस। अब डोरमेंसी का महत्व और साल में कब कब पड़ता है उसको एक बार और देखते हैं।
अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? टेम्परेट क्लाइमेट पढ़ने वाले हैं, टेम्परेट क्रॉप्स पढ़ने वाले हैं, है कि नहीं? अब देखो होता क्या है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, इतने महीने होते हैं टोटल। अक्टूबर से फरवरी के बीच में क्या होता है, कौन सा सीजन पड़ता है? विंटर। विंटर यहाँ पे पड़ गया विंटर। विंटर क्या पूरा कंटिन्यू विंटर रहता है या फ्लक्चुएटिंग क्लाइमेट रहता है? फ्लक्चुएटिंग क्लाइमेट। फ्लक्चुएटिंग क्लाइमेट रहता है, बट स्ट्रेसफुल होता है ना, स्ट्रेसफुल होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, फ्लक्चुएटिंग क्लाइमेट और स्ट्रेसफुल होता है। वहीं पे मार्च से लेके मई जून तक क्या क्लाइमेट होता है, क्या टाइम होता है मार्च से मई जून? समर सीजन। समर सीजन। यहाँ का समर स्ट्रेसफुल होता है या माइल्ड होता है, फेवरेबल होता है, क्या होता है? माइल्ड होता है। माइल्ड होता है, मतलब ग्रोथ के लिए फेवरेबल होता है। इसी टाइम में क्या आता है, फ्लावरिंग आता है। और इस समय कौन सा कौन सा डे कंडीशन होता है, लॉन्ग डे की शॉर्ट डे? लॉन्ग डे कंडीशन। लॉन्ग डे कंडीशन। और ये सभी पौधे लॉन्ग डे है, मतलब ये क्या हुआ, इसके लिए एक फेवरेबल कंडीशन हुआ। वहीं पे जैसे ही हम जुलाई, अगस्त, सितंबर की ओर जाते हैं तो क्या होता है, धीरे धीरे टेम्परेचर लो होने लगता है, थोड़ा थोड़ा रिड्यूस होने लगता है। लॉन्ग डे से कंडीशन किस में चला जाता है, शॉर्ट डे में चला जाता है। फ्रूट हार्वेस्ट होने लगते हैं, ठीक है। और ये शॉर्ट डे कंडीशन जो है लॉन्ग डे प्लांट के लिए क्या है, कहीं ना कहीं अनफेवरेबल है। समझ में आ रहा है? तो अब होता क्या है, देखिए अक्टूबर से चालू करते हैं, ठीक है, अक्टूबर से नहीं, चलो मार्च से चालू करते हैं। ये मार्च, अप्रैल, मई, जून का जो सीजन है, या इसे हम क्या कह सकते हैं, स्प्रिंग का जो सीजन है, ये क्या है हमारे टेम्परेट क्रॉप के लिए, क्या है ये सीजन, फेवरेबल है कि नहीं है? फेवरेबल। देख रहे हो, माइल्ड क्लाइमेट है, लॉन्ग डे प्लांट है, लॉन्ग डे कंडीशन है, फ्लावरिंग आ रही, मतलब कंडीशन फेवरेबल है। मतलब इसमें क्या होता है, फुल वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव ग्रोथ होता है, फुल दबा के। अब एक बात बताओ, ये पौधा जो महीनों से ग्रो नहीं कर पाया था, उसको अचानक फेवरेबल कंडीशन मिलेगा तो ये तो फुल ग्रोथ करेगा कि नहीं करेगा? ये तो चाहेगा ना कि मेरे हर बर्ड ग्रो करे, इसमें मौजूद हर एक बर्ड ग्रो करे। अब एक बात बताओ, हर बर्ड ग्रो किया तो प्लांट का तो स्ट्रक्चर खराब हो जाएगा, आप कैसे मेंटेन करोगे, या पौधा खुद को कैसे मेंटेन करेगा, कर पाएगा क्या? नो सर। तो इस कंडीशन में प्लांट को किस चीज की आवश्यकता पड़नी चाहिए, क्या करना चाहिए पौधे को, आप बताइए। पैराडोर्मेंसी। पौधा क्या करता है कि भाई हर बर्ड ग्रो कर गया तो एक तो एनर्जी खत्म, प्लांट का स्ट्रक्चर खत्म। अब इंसान हर साइड से फैल जाए तो मोटा नहीं हो जाएगा? उसको चाहिए ना कि मैं सिर्फ डंबल मारूं कि हाथ बस मोटा हो, पेट ना थोड़ी फुल होना है जिम जाके, है कि नहीं? तो वैसे ही पौधा भी कोशिश करता है कि भाई हर साइड से नहीं फूलना है अपने को। तो पौधा क्या करता है, पौधा क्या करता है आपका, एक बड को पकड़ लेता है, टर्मिनल बड को, और क्या करता है, लेटरल बड को, सबको डोरमेंट कर देता है, सबको, मतलब जहां जहां जरूरत नहीं है। और पौधा इस कंडीशन में क्या करता है, पैराडोर्मेंसी को मेंटेन करता है। क्या रिक्वायरमेंट हुआ पैराडोर्मेंसी का, क्या जरूरत पड़ा कि भाई पौधे का स्ट्रक्चर मेंटेन रहे। तो मार्च से जून के बीच में फेवरेबल कंडीशन, जहां पौधा फुल ग्रोथ करता है, उस समय पौधे का फोकस क्या होता है कि ग्रोथ तो भरपूर करे लेकिन ओवर ग्रोथ ना हो, इसलिए वो एपिकल डोमिनेंस या पैराडोर्मेंसी जैसी चीजों को मेंटेन करके रखे। समझ में आ रहा है ये चीज? यस यस। दूसरा, जुलाई से अगस्त सितंबर के महीने में टेम्परेचर डाउन होने लगा। अब समझ में आ गया पौधे को कि भैया ठंड आने वाला है। आपको पता चल जाता ना ठंड आने वाला होता है तो गर्मी, अभी पता चल गया ना गर्मी बहुत तेज पड़ने वाली है, तो पौधे को भी समझ में आ जाता है, क्योंकि भैया लॉन्ग डे कंडीशन से अब कंडीशन कौन सा हो गया, शॉर्ट डे कंडीशन। टेम्परेचर धीरे धीरे डाउन होने लगा, एवरेज टेम्परेचर 25 से 15, 16 में उतरने लगा। तो अब कंडीशन क्या होने लगे, अनफेवरेबल कंडीशन होने लगे। तो अब पौधा क्या करेगा, अपने अंदर जो ग्रोथ एक्टिविटी थी उसको वो क्या करने लगेगा, रिड्यूस करने लगेगा। तो अब क्या होगा, धीरे धीरे ये क्या करेगा, लीफ जो मेच्योर लीफ थी उनको बुढ़ाने लगेगा, उनको ओल्ड करने लगेगा, लीफ को
सीनेसेंस की ओर ले जाएगा कि और नए पत्ती मत बनाओ, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पत्ती है उसको पुराना करो। अब एक बात बताओ, अगस्त के महीने में नया पत्ता बनाएगा तो अब नवंबर में गिर ही जाएगा, तो पौधे को क्या मतलब नया पत्ता बनाने से कोई मतलब हुआ क्या? नो सर। नो सर। तो पौधा क्या करता है, न्यू ग्रोथ को, जैसे ही ये जुलाई अगस्त सितंबर का महीना आता है, न्यू ग्रोथ को क्या कर देता है, न्यू ग्रोथ को स्टॉप कर देता है। नया ग्रोथ ज्यादा नहीं आता, पुराने जो ग्रोथ है उनको सीनेसेंट करने लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होती है, सारी पत्तियां जो है वो क्या होती हैं, धीरे 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 सीनेसेंट होने लगती हैं। जो जो बर्ड वहां पे मौजूद हैं जिसमें ग्रोथ नहीं आई है उसके ऊपर स्केल लीफ आने लगते हैं। यहाँ पे नॉर्मल लीफ की जगह क्या बनने लगता है, स्केल लीफ, जहां पे ग्रोथ नहीं आई है वहां पे। ठीक है भाई, ये एक ब्रांच है, यहाँ पे पत्ती है, यहाँ पे पत्ती है, तो यहाँ पे खाली बर्ड भी होगा ना, तो इसके ऊपर स्केल लीफ आने लगता है। तो मेन क्या होता है, जुलाई से अगस्त के बीच में क्या क्या कंडीशन देखने को मिलता है, शॉर्ट डे और दूसरा लो टेम्परेचर, इस टाइप की दो कंडीशन देखने को मिलती है। तो यहाँ पे एकदम डोरमेंसी आपको नजर नहीं आएगा, पौधे को देखोगे डोरमेंसी नजर नहीं आएगा, लेकिन पौधे के अंदर क्या होगा, धीरे धीरे वो सारी पत्तियों को अब क्या करने लगता है, बूढ़ा करने, ओल्ड करने लगता है, सीनेसेंट करने लगता है, नई ग्रोथ नहीं लाता, जो ऑलरेडी बर्ड है उसमें स्केल चढ़ाने लगता है। और यहीं पे वो अपने आप को आने वाले ठंड के लिए क्या करता है, क्या करता है, एक्लेमेटाइज करता है। तो ये जो है क्या होता है, ये फर्स्ट एक्लेमेटाइजेशन होता है पौधे का। कब होता है, लगभग अगस्त सितंबर अक्टूबर के महीने में। क्या क्या करता है, बर्ड को स्केल से कवर कर देता है, जो खाली बर्ड थे उसको। ठीक है, लीफ को क्या करने लगता है, सीनेसेंट करने लगता है, लीफ में सीनेसेंस लाने लगता है, और न्यू ग्रोथ को क्या कर देता है, वो स्टॉप करता है। इसी प्रोसेस को ही एकोडोर्मेंसी कहते हैं, समझ में आ रहा? और इस समय वो कहीं ना कहीं कोल्ड टेम्परेचर के लिए कुछ हद तक एक्लेमेटाइज हो जाता है, इसीलिए हम लोग इसे क्या कहते हैं, फर्स्ट कोल्ड एक्लेमेटाइजेशन कहते हैं। समझ में आ रहा है? इसको याद नहीं करना है, बस प्रोसेस को समझो कि पौधा कैसे साल भर बिहेव करता है। समझ पा रहे हो इस चीज को? समझ पा रहे हो कि नहीं यस। पा रहे हो जी? यस सर, यस यस। यस ठीक सर। है, तो देखो, मार्च से जून तक बढ़िया ग्रोथ किया, एक्स्ट्रा ग्रोथ को रोकने की जरूरत पड़ रहा था। जुलाई से सितंबर तक अब ठंड कम होने लगा, शॉर्ट डे कंडीशन आने लगा, तो वो बोला अब जो बचा कुचा ग्रोथ है उसको बचा लो। तो बर्ड के अंदर स्केल लाया, नया ग्रोथ नहीं आने दिया, ये सब किया, एकोडोर्मेंसी आया। अब आता है भैया एंडोडोर्मेंसी। अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी में फ्रॉस्ट गिरता है, फेवरेबल और ज्यादा हार्श कंडीशन, और ज्यादा हार्श हो गया। अब पौधे को और ज्यादा लो टेम्परेचर को झेलने की ताकत चाहिए, प्लस बीच बीच में कंडीशन नॉर्मल भी हो जाता है, जिससे प्लांट जो है बेवकूफ बन सकता है, तो उस चीज से भी बचना है। तो पौधा अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी में क्या करता है, और ज्यादा डोरमेंसी में जाता है। कौन से डोरमेंसी में जाता है, एंडोडोर्मेंसी में। और एंडोडोर्मेंसी में जाते ही सबसे पहले क्या करता है, सारे लीफ जितने पौधे में उसे क्या कर देता है, लीफ फॉल। हमको लगता है पौधे को कितना नुकसान हो गया, लेकिन आप देख पा रहे हो ये तो पहले से ही लीफ को सीनेसेंट कर चुका था, ये तो वैसे भी काम के नहीं थे, बूढ़े हो चुके थे और नया लीफ बना नहीं था, है कि नहीं? तो पौधा भी बड़े प्लानिंग से चलता है, हमको भले समझ नहीं आता है। तो क्या करता है, एंडोडोर्मेंसी में लीफ फॉल करता है, और ये लीफ फॉल जहां जहां से किए वहां पे बड होगा। कुछ बड ऐसे होंगे जिसमें स्केल नहीं होगा, तो सारे बड को स्केल से कवर कर देता है। अब देख रहे हो, बड स्केल से कवर हो गया, और लीफ रहे नहीं जो कि लो टेम्परेचर को सेंस करे। तो पौधे को सर्दी लगने का उम्मीद है क्या? मतलब ये मान के चलो कि जुलाई से अगस्त के बीच में आपको क्या किया गया, केवल स्वेटर पहनाया गया ऊपर वाला, और अगस्त के बाद क्या किया गया, अक्टूबर के बाद हाथ में ग्लव्स, कान में कंचप्पी, पूरा मंकी टोपी, पैर में भी लोअर स्वेटर वाला जूता मोजा पूरा पहना दिए। आप बताओ, पहले से स्वेटर पहने थे तो ज्यादा लो टेम्परेचर झेल सकते थे, या पूरा पैक होने के बाद? मेरा पैक पूरा पैक होने के बाद। पूरा पैक होने के बाद। तो देखो, जब जुलाई से अगस्त से सितंबर था केवल बर्ड स्केल से कुछ कवर हुए थे, लीफ को सीने सेंड किए थे, लेकिन लीफ था, मतलब लीफ में अगर फ्रॉस्ट गिर जाए तो पौधे को डैमेज होगा। तो यहाँ पे वो लो टेम्परेचर के लिए जरूर थोड़ा बहुत हद तक क्या हुआ था, रेजिस्टेंट हुआ था, बट बहुत ज्यादा लो टेम्परेचर नहीं झेल सकता था।
लेकिन जैसे ही पौधा एंडोडोर्मेंसी में गया अक्टूबर नवंबर के बाद, पौधा पूरा पत्ती झड़ा दिया, बड डोरमेंट, अब पौधे में केवल शाखाएं दिखेंगी, कोई पत्ता नहीं, और इनमें जो भी डेलिकेट ऑर्गन है यानी कि बड है वो भी पूरा कवर हो चुका है। अब पौधा एकदम तैयार है, जैसे रेनकोट पहन लियो, जैसे कि स्वेटर पूरा किट के साथ पहन लियो। अब पौधा -50 से -100 डिग्री सेल्सियस भी झेल सकता है। इसे कहते हैं, ये क्या होता है, सेकेंड कोल्ड एक्लिमेटाइजेशन होता है। ये किसके कारण आता है, ये आता है एंडोडोर्मेंसी के कारण। और ऐसा ना हो कि बीच में पता चला टेम्परेचर नॉर्मल हो जाए तो ग्रोथ हो जाए, इसके लिए इस एंडोडोर्मेंसी में अपने अंदर क्या रखा है, चिलिंग रिक्वायरमेंट भी रखा है। मतलब ये जो चीज है ये तभी टूटेगी जब ग्रोथ कंडीशन एकदम नॉर्मल होगा। तो पौधा का देख रहे हो फुल प्रूफ प्लानिंग पूरे साल भर के लिए, दिख गया ये चीज। अब ये सीधा मार्च में जब ग्रोथ नॉर्मल होगा तभी होगा। अब मार्च के बाद अचानक से मार्च एंड में या अप्रैल में बर्फ गिर जाए तो उसके लिए पौधा क्या ही करेगा, वो हमारे इंसानों के कृत्यों के कारण ये प्रॉब्लम आ रहा है। अदरवाइज ये काम आएगा, ये प्रॉब्लम आएगा नहीं, पौधे ने अपने आप को सही से मेंटेन करके रखा है। समझ पा रहे हो इन चीजों को? यस यस सर। तो साल भर का टाइम टेबल समझ में आया। तो अब देखो, बताइए नवंबर से जनवरी तक क्या, नवंबर से फरवरी एंड तक क्या चलेगा, कौन सा डोरमेंसी, एंडोडोर्मेंसी। एंडोडोर्मेंसी। इसको तोड़ने के लिए क्या चाहिए, चिलिंग रिक्वायरमेंट। बेनिफिट क्या है, अल्ट्रा लो टेम्परेचर को झेल सकते हैं, और दूसरा बीच में आने वाले एनवायरमेंट फ्लक्चुएशन से भी बच गए। समझ में आया? फ्लक्चुएशन। ठीक। मार्च टू जुलाई या मार्च टू जून, फेवरेबल कंडीशन। हाँ सबसे पहले तो भैया कंडीशन फेवरेबल, फेवरेबल कंडीशन होने के कारण ओवर ग्रोथ। इससे बचने के लिए पौधा क्या किया, पैराडोर्मेंसी। आपको अगर महसूस होता है कि मुझे ओवर ग्रोथ चाहिए तो आप क्या करोगे, टर्मिनल बड को तोड़ के फेंक दो, पैराडोर्मेंसी टूट जाएगा। समझ में आया? समझ आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? हाँ नहीं कुछ बोलो भैया, बहुत ताकत लग रहा है आज के क्लास में। यस सर। हाँ तो Yes, sir, बोलो ना भाई, समझ आ नहीं रहा है। बोलोगे तो फिर मैं छोड़ दूंगा। सर ये जो डोरमेंसी है वो स्टार्टिंग में होगा ना? हाँ स्टार्टिंग में, क्योंकि भाई आप तो खुद देख रहे हो ना, जुलाई के बाद तो वैसे भी पौधा ग्रोथ नहीं कर रहा है, तो क्या ही वो पैराडोर्मेंसी रखेगा। अब जुलाई से लेके अक्टूबर तक क्या होगा, शॉर्ट डे कंडीशन, लो टेम्परेचर। हाँ वही लो टेम्परेचर या शॉर्ट डे कंडीशन, मतलब पौधा धीरे धीरे महसूस करने लगा कि हाँ भैया ठंड आने लगा है, रात छोटी होने लगी है, टेम्परेचर में थोड़ी बहुत ठंडक आने लगी है, तो वो अपने आप को पहले से प्रिपेयर करेगा और क्या, कौन से कंडीशन में जाएगा, एकोडोर्मेंसी। नया ग्रोथ नहीं आने देगा, पुरानी पत्तियों को ही मेच्योर होने देगा। जैसे कि आपको नया सर गाड़ी खरीदना है, हाँ बोलिए। सर ये जो मार्च और जून तक की जो कंडीशन है उसमें जो एक्स्ट्रा बर्ड है उसमें भी तो ग्रोथ आने लग जाएगा ना सर, जब प्रून कर देंगे टिप पोर्शन को? हाँ जब करोगे तो आएगा, तो प्रून तभी करोगे ना जब एक्स्ट्रा ग्रोथ चाहिए, नहीं चाहिए तो क्यों जबरदस्ती करोगे। तो वो आपका इच्छा है कि आपको किसी एंगल में पर्टिकुलर ग्रोथ चाहिए तो आप कर लोगे। ठीक है, तो वो उसके लिए तो है ही ना, तभी तो बताया कि उसको ब्रेक करने के तरीके भी। सिमिलरली एकोडोर्मेंसी, अब मान के चलो शॉर्ट डे की जगह लॉन्ग डे और लो टेम्परेचर की जगह हाई टेम्परेचर दे दोगे ना यहीं पे, तो यहीं पे ग्रोथ आ जाएगी। तो ये क्या होता है, एकोडोर्मेंसी। और नवंबर दिसंबर में इसी फ्लक्चुएटिंग क्लाइमेट से बचने के लिए हमने क्या रखा है, एंडोडोर्मेंसी। तो साल भर का कैलेंडर समझ में आ गया आप लोग को? इस कैलेंडर को आप याद रखें, बढ़िया समझिए। ठीक है, ये जो होता है ना, ये मार्च से जून, इसमें कंडीशन मस्त होता है, लॉन्ग डे कंडीशन होता है, वार्म टेम्परेचर होता है, ग्रोथ फेवरेबल कंडीशन है। यहाँ पे शॉर्ट डे लो टेम्परेचर, ग्रोथ अनफेवरेबल हो गया, और यहाँ तो एक्सट्रीम लो हो गया टेम्परेचर। तो इस तरीके से पौधा जो है काम करता है, टेम्परेट क्रॉप। समझ में आया? इंटरेस्टिंग लगा थोड़ा बहुत कुछ? यस सर। Yes, sir. ठीक है, यस सर। देखो ये चीजें ना आप पढ़िए बढ़िया। अब क्रॉप में तो वही है यार, ग्लटस इंस्टेंट को रटवाना है, उसी को आप टी करके जाओगे, बीच बीच में 4 से बेहतरीन चीजें आएंगी, उसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। बाकी तो आपके वही कैपेसिटी पे डिपेंड करता है कि आप कितना याद करने की कैपेसिटी रखते हो। बट ये चीजें याद करने वाली नहीं, ये कहानी है, किसी के सुनाओगे तो बहुत मजा आएगा। सर जैसे कि हाँ बोलिए। सर जो वो समझ में नहीं आया सर,
सर कौन सा? जो एक ही ब्रांच में ओवर ग्रोथ हो गया है, लेकिन उसमें ही हमें ग्रोथ चाहिए कुछ कुछ बर्ड्स में, तो कंडीशन में कैसे करेंगे? एक ही ब्रांच में ओवर ग्रोथ हो गया तो काट दो ना उसको, हेडिंग बैक कर दो। ये ब्रांच है, इसमें मान लो नया ग्रोथ लेना चालू कर दो, क्या दिक्कत है? या फिर इस ब्रांच को ही थिन आउट कर दो, जहां जहां एक्स्ट्रा ग्रोथ मिला है उस ब्रांच को उसके जड़ से ही उखाड़ के फेंक दो, टेंशन खत्म, उतना सोचना ही नहीं है। ठीक है, यस सर। ओके। कल की क्लास में अपन लास्ट चिलिंग रिक्वायरमेंट से फुलफिल होता है ये हमने पढ़ लिया, बट चिलिंग रिक्वायरमेंट कितना होता है, क्या होता है, उसको देखेंगे। और दूसरा ग्रोइंग डिग्री आवर GDH देखेंगे, उसके बाद आपका क्रॉप स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इतना मस्त आप रिवाइज करके आइए, और भैया रिवीजन कर लो, मैं हमेशा बोलता हूँ क्लासिफिकेशन बहुत जरूरी है, रिवाइज करके आओ तभी क्रॉप में आपका कमांड बनेगा। ठीक है, कल मॉर्निंग में क्लास Yes, नहीं sir. होगी, कल इवनिंग में होगी। ठीक है, यस सर।